स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्टारलिंक के फ्यूचर के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पर खूब सारे वीडियो बना दिए, नीचे लिंक दे दिया हूँ। और ये बस एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि आइडिया क्या था। आइडिया ये है कि ये एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, यानी कि आप पृथ्वी पे कहीं पे भी हो, चाहे नॉर्थ पोल में हो, चाहे साउथ पोल में हो, चाहे समुद्र के बीच में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी हो आपको ये इंटरनेट दे सके। और इस तरह का इंटरनेट अभी भी अवेलेबल है, अभी भी आपको ये सब जगह पे मिलेगा, लेकिन वो बहुत ये मतलब स्लो स्पीड रहता है, ब्रॉडबैंड नहीं रहता है और लेटेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये वही देंगे कि आपको बहुत बड़ा थ्रूपुट देंगे, यानी कि आपको 50-100 एमबीपीएस मिलेगा और लेटेंसी भी बहुत कम रहेगी, जिसका मतलब जनरली यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सैटेलाइट इंटरनेट का। वो सब 600 से लेके 1200 तक चला जाता है। यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि 50 के अंदर रख सकें। और ये करने के लिए पॉसिबिलिटी इसलिए हुआ कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ना इस्तेमाल करके लियो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी लो अर्थ ऑर्बिट, यानी ये काफ़ी नीचे है। मतलब सारे से सारे सैटेलाइट 5000 किलोमीटर के नीचे है, 35,000 नहीं 5000 के नीचे है। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सब 1000 किलोमीटर के आसपास में ही घूम रहे हैं। और इसके लिए इनको दो चीज़ चाहिए। पहला चीज़ है ग्राउंड स्टेशन, जो सैटेलाइट से बात करके मतलब डेटा मतलब घूम फिर के अंडर सी फाइबर से ही जाता है, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई लिंक चाहिए। और फिर सैटेलाइट टू सैटेलाइट बात करने के लिए लेज़र इंटरलिंक्स का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं अभी तक ये कहाँ पहुँचे। तो यहाँ पे ये समझिए कि ये बहुत बढ़िया स्पीड पे चल रहे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1000 सैटेलाइट से ये आगे निकल चुके हैं। और मैं बात कर रहा हूँ 1000 एक्टिव सैटेलाइट्स। सैटेलाइट में इनका फेलियर रेट अभी थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, 3 से 5% फेलियर रेट तक पहुँच जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 1000 एक्टिव सैटेलाइट इनके पास है। ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपको 2-3 देश मिलाने पड़ेंगे जो स्पेस फेयरिंग है, उनके पास जाके इतना सैटेलाइट है। ये अकेले एक प्राइवेट कंपनी बना के रख दी, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, ये सब सैटेलाइट भले आपको देखने में छोटा लग रहा हो कि इतने सारे दिख रहे हैं, लेकिन ये सब सैटेलाइट बहुत बड़े और बहुत भारी हैं। मतलब एक एक सैटेलाइट का वजन 200 किलो से ज़्यादा है, यानी समझ लीजिए ऑलमोस्ट एक हल्का मोटर बाइक जितना वजन है। इसीलिए इसको फाल्कन 9 चाहिए, नहीं मतलब छोटे से नहीं हो पाएगा, पीएसएलवी से नहीं भेज पाएंगे ज़्यादा पीस, क्योंकि उतना वजन जो इसका ग्रैंड टोटल वेट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इन्होंने, मैं ये वीडियो इसलिए बनाऊँ कि इन्होंने लेज़र इंटरलिंक को टेस्ट कर लिया रिसेंटली, जो स्पेसएक्स ट्राई किया, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया मैक्सिमम सैटेलाइट का। उसमें ये लोग जो सैटेलाइट भेज रहे थे ये पोलर ऑर्बिट के लिए था। अब बात ये कि पोल में आपको अगर ये करना हो, करेंटली इनका जो सिस्टम है लेजर पे नहीं चल रहा है। करेंटली ये सिर्फ सैटेलाइट को एज ए मिरर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। मतलब सैटेलाइट है आपका, ग्राउंड स्टेशन से बात, मतलब समझिए ग्राउंड स्टेशन और कस्टमर के बीच में वो बस एक मिरर जैसा काम कर रहा है, बाउंस रिपीटर समझ लीजिए, अंतरिक्ष में आपका एक रिपीटर है। तो वैसे करके ऑर्बिट्स में करना, मतलब समझिए इक्वेटर के आसपास आसान है, लेकिन जैसे ही आप आगे चल जाते हैं, जैसे नॉर्थ पोल में जाते हैं, यानी कि अलास्का में जाते हैं, अब वहाँ पे ग्राउंड स्टेशन बनाना बहुत महंगा पड़ेगा। मतलब अमेरिका का मेन जगह में ग्राउंड स्टेशन बनाने के, जैसे मान लीजिए 1 गीगाबाइट का उनको 1 सेंट देना पड़ रहा है, अलास्का में बनाएंगे उनको 1 गीगाबाइट के लिए $10 देना पड़ता जाएगा। तो वहाँ तो ग्राउंड स्टेशन बना नहीं पाएंगे, लुट जाएंगे। तो हिसाब वही रखा है कि क्यों ना सैटेलाइट से सैटेलाइट डेटा भेज सकें। ये इनके डिज़ाइन में पहले से ही था, शुरू से ही था, लेकिन बात यह था कि लेज़र का मास प्रोडक्शन करना नहीं आसानी से हो रहा था। मतलब लेज़र इन्होंने बनाया, जो स्टारलिंक का पहला 2 प्रोटोटाइप टेस्ट किया गया था उसमें भी लेज़र था, सारी गाड़ी टेस्टिंग कर ली गई थी, बस ये था कि टेस्ट कर लिए, अब उसको मास प्रोड्यूस करना कि हज़ारों हज़ार पीस बना सके, उसमें दिक्कत हो रहा था। तो ये पहली बात है कि जब उन्होंने टेस्टिंग कर लिया और ये अब लाइव टेस्ट में चल रहा है, यानी कि ये पोलर ऑर्बिट में, मतलब ये समझिए आपका यूएसए से ग्राउंड स्टेशन का इस्तेमाल करके वो सीधे पोल को कवरेज दे रहा है, क्योंकि सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन लेज़र से हो जा रहा है। और मतलब ज़्यादा अंतर तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सैटेलाइट ऑलमोस्ट सेम दिखता है, लेकिन काफ़ी लोगों का कहना है कि जिस मतलब सैटेलाइट स्टैक में लाल कवर आपको दिख रहा है उसमें लेज़र रखा हुआ है। तो वही है। अब बात करते हैं, ऐसा बहुत सारी और कंपनी भी क्लेम कर रही है कि हम सैटेलाइट इंटरनेट देंगे। सीधा सीधा ये समझिए कि चूंकि ये 1000 क्रॉस कर चुके हैं और बाकी सब 70-100 के अंदर रखे हुए हैं, तो हिसाब ये है कि ये कम से कम 10 से 12 साल आगे चल रहे हैं बाकी सबसे। एग्जाम्पल के तौर पर अमेजॉन के पास उनका उतना पैसा है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। अमेजॉन के पास बस ये है कि जेफ बेजोस का बहुत अच्छा पहुँच है सेनेटर्स के पास और पार्लियामेंट में, वो बार बार जब जबरदस्ती का एफएए को प्रेशर डाल के जबरदस्ती का ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। मतलब उनका खुद का रॉकेट अभी तक नहीं बना है, खुद का इंजन अभी तक ऑर्बिट नहीं पहुंचा, मतलब कुछ भी नहीं है। और जबकि सबसे बड़ा बैंक बैलेंस उन्हीं के पास है। फिर आप किसी भी और कंपनी के पास, जैसे कि OneWeb जो आया था वो बैंकरप्ट हो गया, उसे गवर्नमेंट खरीद लिया और मतलब ये यूके की गवर्नमेंट खरीद चुकी है और उसका टेस्टिंग वस्टिंग चल रहा है। लेकिन बात ये समझिए, गवर्नमेंट किसी भी नुकसानदायक चीज़ को भी चला सकती है। जैसे BSNL जो है प्रॉफिट कभी नहीं देता, लेकिन तब भी चल रहा है। रेलवे है, कभी प्रॉफिट नहीं देता, फिर भी चल रहा है। तो वैसे समझिए गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को सपोर्ट करना चाहे तो नुकसान कर सकती है, लेकिन एज ए प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन
कोई और नहीं है जो इसके आसपास भी पहुंच सके। कारण फाल्कन 9 किसी के पास नहीं है। बाकी ये सारे सैटेलाइट, ये सब बच्चों को खेलने का चीज़ है। टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, लेकिन एक बार मास प्रोड्यूस करें, धर 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 करके बनाने लगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन रॉकेट कहाँ से लाओगे? और रॉकेट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास है। फाल्कन 9 जैसा रॉकेट किसी और के पास है ही नहीं। अभी तक कोई दूसरा रियूजेबल रॉकेट बना नहीं है। तो और ये स्टारशिप पे जिस स्पीड से चल रहे हैं, जब तक शायद कोई दूसरा रियूजेबल रॉकेट दुनिया में है, तब तक उनका ये स्टारशिप कंप्लीट हो जाएगा। और तब तो बात ही नहीं है। ये अभी भेज रहे हैं करीब 60 तब 400 सैटेलाइट भेजने लग जाएंगे एक बार में। तो समझ लीजिए कि ये बहुत आगे निकल चुके हैं। और 1000 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 1000 में वर्ल्ड कवरेज ये कंप्लीट कर चुके हैं। बस 1000 सैटेलाइट में सारे में लेजर लिंक नहीं, इसलिए हर जगह पे इनका ये नहीं है। अभी ये ग्राउंड स्टेशन को काफ़ी डालना पड़ रहा है। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये लोग लेजर इंटरलिंक को टेस्ट कर लिए और उससे इनका अर्ली रिजल्ट आ रहा है कि गाड़ी खोली जा सकती है। अब बात करते हैं इन्होंने जो एक्चुअल लॉन्च किया, जो कस्टमर को दिया। ऐसा नहीं कि सपने दिखा, नहीं, कस्टमर को जो दिया, यानी बेटा प्रोजेक्ट जो हुआ था, उसमें समझिए काफ़ी सारे देश से सब जुड़ चुके हैं। जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, जर्मनी हो गया, अरे मैंने जर्मनी दोबारा लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया भी में भी ये लोग लॉन्च कर चुके हैं। और हिसाब ये है कि रिजल्ट लोगों के पास ये आ गया है, 1-2 महीना से ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। और हिसाब ये है कि हर कोई जो इसको ले रहा है बम बम खुश है, गदगद खुश है। और सीधा उस जगह पे जहाँ बोलते हैं ना, शट अप एंड टेक माई मनी, यानी कि बोलो मत, चुपचाप से मेरा पैसा लो, हमको ये प्रोडक्ट दो। और रिमोट लोकेशन पे, यानी कि इंडिया में इंटरनेट बहुत अच्छा है, बहुत लोगों के कंपेयर में। एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मैंने 2009 में कंप्यूटर लिया था। मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ। यहाँ पे मुझे बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड मिल गया था 2 MBPS का, 2009 के आसपास में। अब हिसाब ये समझिए कि इनके वेबसाइट में जाइएगा स्टारलिंक पे, और काफ़ी लोग कहेंगे कि कह रहे थे कि मुझे ये स्टारलिंक के आने से पहले तक मुझे 2 MBPS मिल रहा था। यूएसए की बात कर रहा हूँ। यूएसए का रूरल एरिया एकदम क्या गुजरा है। यूरोपियन यूनियन का भी रूरल एरिया बहुत क्या गुजरा है, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत कम होते हैं। जैसे कि रूरल एरिया देखने जाइएगा, 1000 लोग भी नहीं है। मतलब उनका गांव का मतलब होता है 100 से 500 लोग, मतलब उतना तो हम लोग क्या है, एक बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। तो हिसाब वही समझिए कि बहुत बुरा हालत है रूरल एरिया का, खास करके रूरल यूएसए का। और उसका मेन कारण है कि जो जितने भी आईएसपी थे, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो लूट रहे थे। क्योंकि वोट अगर आप देते हो तो आपको थोड़ा सा पावर मिलता है। वो पावर का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि ठीक है, आपको मतलब ये आईएसपी को फाइबर जो बिछाना पड़ेगा मेन हब से उत्तर रिमोट एरिया तक, उस पर बहुत खर्चा आएगा, $1-2 मिलियन लग जाएगा। गवर्नमेंट बोली लो पैसा हम तुमको दे रहे हैं, बिछा दो, उनको टच में लाओ। वो हमें वोट दे रहे हैं, उनको टच में लाओ। ये कंपनी सब पैसा ली, अब बोली कि हम तो खा गए पैसा। तो इसी कारण से उनका रूरल एरिया की एकदम बैंड बजी पड़ी है। इंडिया में तो उसके कंपेयर में बहुत अच्छा है। और जब से जियो फाइबर आ गया, एयरटेल फाइबर आ गया, हम लोग मतलब दुनिया में टॉप में बहुत चल रहे हैं। बहुत हाई स्पीड इंटरनेट, बहुत कम दाम में, बहुत आसानी से उपलब्ध है। ये बात ज़रूर सही है कि हर एक शहर में नहीं है, हर एक उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, गाँव में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा कवरेज चल रहा है इंडिया में। तो रिमोट लोकेशन जो लोग इसको पा रहे हैं वो गदगद हैं। जो इनका दाम है कि $100 पर महीना, वो लोग हंसी खुशी दे रहे। क्योंकि इससे पहले जो बाकी सारे सैटेलाइट इंटरनेट थे, जो लोग को लेना ही पड़ता, कुछ और नहीं है तो आप लोगे क्या, तो सैटेलाइट इंटरनेट मतलब $500 से $600 दे रहे थे और 2-3 MBPS दे रहे थे। और प्लस MBPS से किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, बहुत काम आराम से आप 2 MBPS पे कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका लेटेंसी बहुत ज़्यादा है, वीडियो कॉल तो आप होगा नहीं, ऑनलाइन गेमिंग होगा नहीं, किसी से रियल टाइम चैट भी आप नहीं कर पाएंगे, लगभग 1-2 सेकंड का लैग लगेगा चैट आने जाने में। और बहुत सारा वेबसाइट ठीक से नहीं काम कर पाता कि अगर उसमें लेटेंसी इतना ज़्यादा रहे तो हिसाब यही रहा कि रिमोट लोकेशन में लोगों के पास ये पहुंचा, काम किया और लोग गदगद खुश हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आ गई कि यूएस अब इसका फटाफट इनको जो FCC का आप देखते होंगे, फेडरल कमीशन जो है, वो इतना धड़ल्ला के स्पेसएक्स को क्यों दिए जा रहा है हर चीज़ का क्लियरेंस। बाकी सबके लिए मतलब हमें 10 सैटेलाइट लॉन्च करना है, उसके बाद मतलब 1-2 साल दौड़ाते हैं। स्पेसएक्स बोलता है हमें 30,000 सैटेलाइट, जो इनका अभी फाइनल पे चल रहा है, 30,000 सैटेलाइट लॉन्च करें। धड़ल्ला के इनका पेपर वर्क क्यों निकल रहा है? क्योंकि इन्होंने रिसेंटली टेस्ट किया था आर्मी के साथ। आर्मी भी ऐसा चाहती है एक बैकबोन हो, एक नेटवर्क हो, जो कि उनके सारे सी वेसल्स, यानी कि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, डिस्ट्रॉयर्स हो गया, ये सबको भी इंटरनेट चाहिए। फिर उनका बेसिस हो गया, जो इराक में हो, इसराइल में हो, कहीं सब में भी हो, वहाँ पे भी उनको ढंग का थ्रूपुट लिंक चाहिए। अब वो लोग हमेशा अपना इमरजेंसी प्रोटोकॉल रखेंगे, लेकिन एक मेन पाइप रहे और मिलिट्री का अपना सीक्रेट पाइप अलग से रहे, ताकि मेन काम के लिए उनको कोई टेंशन नहीं रहे और जो सीक्रेट काम है उसको अलग रख पाएगा। लेकिन अगर सीक्रेट में ही सारा काम भी करने लग जाते हैं तो सीक्रेट पाइप की बैंड बच जाती है। तो हिसाब ये रहेगा, आर्मी बम बम है, आर्मी खुश है, आर्मी को ये टेक्नोलॉजी बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि ये कहीं पे भी काम करता है। और आर्मी के केस में गवर्नमेंट ब्लॉक भी डालेगी, आर्मी तो बोलेगी भैया ये हमारा टेक्नोलॉजी है,
तुम तो ब्लॉक कर ही नहीं सकते। तो हिसाब सीधा, आर्मी एकदम खुश है, इसीलिए गवर्नमेंट अब इसको धीरे धीरे करके स्पीड लाइन करता जा रहा है। अरे आर्मी खुश है ना, उधर से यूएस वॉर डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई बम बम है, आगे ले जाओ इसको, दलदड़ा के एफसीसी से अप्रूवल निकल रहा है। फिर बात करते हैं आम पब्लिक के लिए इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे कि रिसेंटली कैलिफोर्निया में खूब बहुत गंदा आग लगा था, फॉरेस्ट फायर्स हुआ था, तो बहुत सारे रिमोट कम्युनिटी अंदर थे और अगल बगल से जंगल जल के स्वाहा हो गया। तो वहाँ पे लोग तो पहुँच रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन ना हो पाने के कारण सब लटक गए थे। तो वहाँ पे ये डाल देने से धड़ धड़ा के मतलब क्विक रिस्पॉन्स होने लगा और उस जगह पे स्पेसएक्स ने इसको मतलब एकदम फुल हाईएस्ट प्रायोरिटी पे डाल दिया था कि भैया ये सारे नेट्स को एकदम एक्टिव रखो, धड़धड़ा के वो लोग भी खुश हो गए। तो मतलब आप समझिए इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स बम, मिलिट्री बम, अब और चाहिए क्या, मिलिट्री के लिए अकेले इतना खर्च किया जा सकता था और उसमें पब्लिक भी खुश हो रही है, प्लस इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स भी खुश हो रहे हैं, जितने रूरल लोग हैं सब खुश हो रहे हैं। तो हिसाब ये है कि इनकी गाड़ी खुल चुकी है, बहुत तेज़ी से आराम से आगे जा रहे हैं। और चूंकि ये अलग अलग देश में पहुंच रहे हैं कि भैया कनाडा भी पहुंच गए, यूके भी पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए, इनकी गाड़ी में ब्रेक लगने का चांसेस बहुत कम है। इंडिया में ये बहुत कम चलेगा क्योंकि मतलब इंडिया में इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हिलेरियसली मतलब हंसी मजाक के तौर पर भी देख लीजिए, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा इंटरनेट है। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट का। यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, उसमें मुझे समझ एक चीज़ दिखा कि लोगों को समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट इस पर अभी भी कंट्रोल करती है। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट का मूड हुआ, जैसे चाहे वो चाइना हो चाहे वो इंडिया हो, अगर उनका मूड हुआ कि नहीं यार तुम यहाँ नहीं डालो, वो नहीं कर सकते, सीधा सीधा नहीं भेज सकते। पहली बात, जो आपका इक्विपमेंट है सीधा उस पर बैन लग जाएगा, भैया ये इक्विपमेंट इंडिया में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी कंट्री होती है खास करके पावरफुल कंट्री जैसे चाइना और इंडिया, ये सब पास इतना पावर है कि अगर वो बोलते कि ये सैटेलाइट हमारे ऊपर से ऑन नहीं रहना चाहिए, वो नहीं ऑन रहेगा। और अगर वो स्पाई सैटेलाइट के तौर पर क्लासीफाई करते थे तो उसे जैमिंग करने के लिए अप्रूवल मिल जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे ही करके समझिए, दोनों लोग बंदूक तान के टिके हुए हैं कि तुम स्पाई सैटेलाइट डालोगे हम उसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है स्पाई सैटेलाइट है अब ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये कमर्शियल सैटेलाइट के ऊपर रूल रेगुलेशन बहुत टाइट लगता है। तो अगर कल को चाइना का मूड हो गया, नहीं यार लोग इंटरनेट कैसे छू ले रहे हैं, कैसे उनकी हिम्मत कैसे हो जा रही है, तो सीधा बोलेगा इलोन मस्क को, भैया शांति से बंद करो, शांति से तुम्हारा सैटेलाइट बंद होना चाहिए मेरे ऊपर, और अगर नहीं बंद करते तो हम जैमिंग इस्तेमाल करेंगे या शांति से जो तुम्हारा ग्राउंड स्टेशन बनेगा उसको ब्लॉक कर डालेंगे, सीधा सीधा। तो ये समझना एकदम सही ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सीधे सीधे ग्राउंड स्टेशन जो है और एयर स्पेस, जो जिसे कहा जाता है एयर स्पेस आपके कंट्री के ऊपर जो होता है, उस पर पूरी तरह से लीगली कंट्रोल करती है। तो आराम से जो लोग सपने ये देख रहे हैं ना कि हमारे कंट्री में गवर्नमेंट हर चीज़ को ब्लॉक कर देता है, हर चीज़ को बैन कर देता है, उससे आप नहीं बचने वाले, उससे आप एकदम नहीं बच सकते। बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि ये एक पाइपलाइन खोल दे, मतलब स्पेसएक्स को सीधा सीधा बैन नहीं करे लेकिन उसको ये कर दे, रेस्ट्रिक्टेड कर दे। और अगर कुछ लोग स्मार्ट लोग हैं जो बाईपास उपस करके, जैसे समझते हैं ना फायर, मतलब चाइना का जो फायर वाला है उसके आर पार आया जा सकता है, बहुत मुश्किल है लेकिन आया जा सकता है। तो मान लीजिए ऐसा हो जाए कि इंटरनेट मिल जाए, नॉर्मल इंटरनेट जो फिल्टर्ड हर चीज़ छान के आ रहा है, उसके बाद लोग वीपीएन इस्तेमाल करके, टॉर इस्तेमाल करके, कुछ भी करके शायद कर सके, लेकिन ज़्यादा सपने ना देखें क्योंकि चाइना तो टॉर भी बैन कर चुका है। तो हिसाब वही समझिए कि गवर्नमेंट से ये नहीं जीत सकते, ये बात एकदम समझना ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं तो प्लीज़ गवर्नमेंट के बारे में सोच ले, अगर गवर्नमेंट बोला ना तो ना। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो हिसाब ये समझिए कि इनके पास सबसे बड़ा अभी जो हर्डल है वो है रेगुलेशन। पहले था कि मतलब यूएसए का जो हालत इतना ख़राब है वो आराम से सुधारा जा सकता है, गवर्नमेंट तो फ्री का पैसा देते आ रही है पिछले 10 साल से, लेकिन सारी टेलीकॉम कंपनी सीधे घटक जा रही, मतलब उनको दिखाया था, मतलब ये कहते हैं काउंसिल से, मतलब सिटी काउंसिल से पैसा निकला कि $2 मिलियन निकला है, ये कंपनी को दिया जा रहा है, इस कंपनी को यहाँ से फाइबर बिछाना है ये रूरल एरिया तक, और मतलब दाम मतलब 1 मिलियन भी नहीं लगता, बिछाने लगते तो 2 मिलियन दिया गया था और सीधे खा गए। अरे वो तो हम खा गए, मतलब सीधे हम गटक गए, कुछ नहीं। तो मतलब समझिए कि हद से ज़्यादा बुरा है। तो वो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था कि मान लीजिए कल को अगर वो लोग एक्चुअली काम करने लग गए, उनके पास पैसा है और मतलब इतना है कि वो आराम से स्टारलिंक से सस्ता इंटरनेट दे सकते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी नहीं सुधरे। और चूँकि ये 1000 क्रॉस कर चुका है, यानी कि पूरा यूएसए में कवरेज कंप्लीट हो गया है, तो ये जिस स्पीड पे अब चल रहे हैं, सवाल नहीं कि ये सब कैचअप कर पाएंगे। तो पहला तो वो हो गया, यूएसए का मार्केट ये लोग संभाल लिया, और इनका पूरा प्रिडिक्शन था, मतलब स्पेसएक्स का पूरा प्रिडिक्शन था कि अगर यूएस मार्केट को संभाल लेते हैं $30 बिलियन का प्रॉफिट तक निकाला जा सकता है। तो समझ लीजिए इनके पास पैसे की समस्या नहीं होने वाली है, और इसी से स्टारशिप और जो मास प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं वो सबका पैसा यहीं से आने वाला है, इसीलिए स्टारलिंक इतना इंपॉर्टेंट है। तो अभी वो तो हुआ कि यूएसए को संभाल लिए, अब है यूके में थोड़ा बात हो रहा है, गवर्नमेंट थोड़ा सा फ्रिक्शन कर रही है कि हम नहीं, हम हर चीज़ कंट्रोल करेंगे।
स्पेसएक्स बोल रहा है कि ठीक है ठीक है ठीक है, अरे आप कंट्रोल कीजिए ना, अरे हम आप खुश रहिए, हम भी खुश रहेंगे, मतलब समझिए गवर्नमेंट से सीधे सीधे आप नहीं लड़ सकते, तो थोड़ा सा वहाँ फ्रिक्शन है। तो रेगुलेशन अभी इनके लिए सबसे बड़ा हर्डल है। इंडिया के केस में रेगुलेशन भी एक हर्डल है, और प्लस कंपटीशन जेन्युइनली इतना ज़्यादा है कि सिर्फ कुछ कुछ जगह पे मैं देख सकता हूँ, जैसे कुछ कुछ रिमोट एरियाज हो गए जहाँ पे मतलब आपका मान लीजिए कोई घर उड़ रहा है और मतलब हाईवे के बगल में बनाया हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं है अगल बगल, कोई टावर नहीं है, वो नहीं, मोबाइल टावर नहीं है, तो वहाँ पे मैं देख सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं देखने वाला। और क्योंकि अब इंडिया में 2 फाइबर प्रोवाइडर लड़ रहे हैं, एयरटेल और जियो, बहुत अच्छा चांस है कि बहुत अच्छे से हम लोग का इंडिया, पूरा इंडिया का एटलीस्ट शहर जो है, यानी जैसे कस्बा के ऊपर जो जितने चीज़ आते हैं वो सब कवर हो जाएगा। और फिर ये समझिए कि इनको दूसरा टेक्निकल लिमिटेशन आएगा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे स्टारलिंक में अभी डेटा कैप नहीं होता, जबकि इंडिया में जितने फाइबर्स हैं उसमें भी डेटा कैप दिया हुआ 3.3 टेराबाइट का। तो सैटेलाइट में डेटा कैप क्यों नहीं है? बात यह कि अभी कस्टमर नंबर बहुत कम है, इसलिए। तो अभी जैसे कस्टमर नंबर ग्रो करेगा, इनका सबसे बड़ा बॉटलनेक होगा कि सैटेलाइट संभाल पा रहा है कि नहीं। इसीलिए सैटेलाइट लेजर लिंक पे बहुत इनको मेहनत करना है कि वो लेजर पाइप जितना मोटा होगा उतने पे ही डिपेंड करते हैं। तो सैटेलाइट अभी इनका बॉटलनेक है। अगर सैटेलाइट मतलब पाइप चोक करने लगता है तो सीधा सीधा उनको कैप देना पड़ जाएगा कि भैया मेरे इंटरनेट पे सिर्फ आप 600 जीबी या 2 टेराबाइट या 4 टेराबाइट, मतलब उतना तो कम ही चांस है, उतना ज़्यादा देंगे, लेकिन मतलब 1-2 टेराबाइट का वो कैप लगा देंगे, भैया 1 टेराबाइट से ज़्यादा आप लोगे तो स्पीड घट जाएगा। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि उनका जो अभी चल रहा है अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड तभी तक चल सकता है जब तक सैटेलाइट सैचुरेट ना हो। तो सैटेलाइट का टेक्नोलॉजी इनको धड़धड़ा के आगे बढ़ाना है। फिर स्पेसएक्स का एक कस्टमर है जिसपे कोई और कंपनी हाथ नहीं लगा सकती, जिसे हम लोग कहते हैं मोबाइल कस्टमर, यानी कि जो लोग मूव करते हैं, जैसे कि आपका क्रूज शिप हो गया, क्रूज शिप में इंटरनेट के लिए खूब डिमांड रहता है, और जो जो क्रूज शिप देती है कि हम ढंग का आपको इंटरनेट देंगे, वो दबा के चार्ज करती है। मतलब उनका क्रूज शिप का टिकट मतलब जनरली $200 से $300 एक्स्ट्रा रहता है, सिर्फ कि हम इंटरनेट दे रहे हैं अपने में, और ढंग का देते हैं ऑब्वियसली। मतलब अभी तक जो लोग काम कर रहे थे वो ये सैटेलाइट से बात कर रहे थे, मियो सैटेलाइट से, मीडियम अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट से बात कर रहे थे। फिर बहुत सारे एरोप्लेन्स हैं जिसपे भी ये वाईफाई आपको मिल जाएगा जो काम करता है, वो भी मीडियम अर्थ सैटेलाइट से बात कर रहे थे KU बैंड का इस्तेमाल करके। तो हिसाब वही हो रहा है कि अगर ये दोनों मार्केटों बढ़ लेते, क्रूज शिप हो जाए, आपका ये हो जाए क्या बोलते हैं पैसेंजर एयरलाइंस हो जाए, और ये सब में सस्ता इंटरनेट देने लगे धड़धड़ा के, मतलब ये सब को कोई और कवर नहीं कर सकता, हिसाब ही नहीं, कोई और के पास पावर ही नहीं है इसको कवर करने का। तो ये सब तो इनका दबा के पैसा आने वाला है। फिर ट्रकर्स लोग हो गए जो कि मूव में ही रहते हैं, हमेशा वो इधर से उधर रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यूएस में ट्रकिंग, मतलब रेलवे नेटवर्क उतना अच्छा नहीं होने के चलते ट्रकिंग पे ही वो लोग चलते हैं। तो ट्रकिंग में मतलब ट्रक ड्राइवर लिटरली मतलब ज़िंदगी उनकी ट्रक में बीतती है, कभी कभार जाके वो घर आते हैं, मतलब कुछ कुछ के पास तो घर भी नहीं है, वो ट्रक मतलब एक मोबाइल एक वो खरीद कर रखे हुए हैं, मतलब। तो वो लोग के लिए मोबाइल कस्टमर्स के लिए ये कर लेंगे, जो लोग मूव कर रहे हैं तब भी आप उनको बम बम इंटरनेट दे दें, ये लोग मतलब एकदम पैसा छाप के रख देंगे, और ये हर देश में कर सकते हैं। तो उस मामले में बहुत ज़्यादा इनके पास पोटेंशियल है और कोई कंपटीशन नहीं है। अब बात करते हैं इनका जो फाइनल चीज़ है, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया क्यों गया। बात है कि इलॉन मस्क को समझ में आ गया भैया मार्स जाने का खर्चा ये नहीं निकाल सकते। स्पेसएक्स ज़रूर प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन इतना नहीं बना रहा कि ज़्यादा कुछ कर सके, और बार बार के लिए घूम फिर के वो नासा के पीछे आ जाते हैं, भैया नासा हमें दो पैसा डेवलप करने के लिए। तो वैसे वो समझिए हमेशा सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, तो ये सेल्फ सफिशिएंसी के लिए ये लोग काम कर रहे थे। तो मेन इनका तिगड़म है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जिस मामले में वो बाकी सारी कंपनी से बहुत आगे हैं, लेकिन इनको अभी भी और करना, तभी जाके ये स्टारशिप का पूरा डेवलपमेंट कॉस्ट खुद से खा पाएंगे, और उसमें जितना बूम बम बड़ीम होगा और जितना इंश्योरेंस लगेगा, जितना लॉस होगा, वो सबको एब्जॉर्ब कर पाएंगे बिना बैंकरप्ट गए। और फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहीं पे इनको तिकड़ा लगाया कि ये जो मतलब इंटरनेट का सर्विस का जितना चार्ज रखेंगे ये डिपेंड करता है कि $100 पर मंथ पे जो चल रहा है, जो कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट मिल गया अरे इंडिया में कौन लेगा उतना। हम बता रहे हैं ये बात सही है कि बड़े शहर में नहीं लेगा, छोटे छोटे शहर में भी जहाँ फाइबर मिलता है कोई नहीं लेने वाला, लेकिन बहुत सारी जगह आपको इंडिया में ही दिखा दूँगा जहाँ पर आप बोलेगा कि 10,000 रुपया लगभग मान लीजिए आप देते हैं पर महीना, और उसके बाद आपको ढंग का इंटरनेट, लोग बोलते चुप रहो पैसा लो हमको दो कनेक्शन, अब भी दो। अब भी बहुत लोग अभी इंडिया में ऐसे रूरल जगह पे पड़े हुए हैं जहाँ पे मतलब इंटरनेट मिल जाए उनकी ज़िंदगी खुल जाएगी, और वर्क फ्रॉम होम से जो काफ़ी लोग कमा सकते हैं वो लोग को भी काफ़ी बोलबाला हो जाने वाला है। तो वही समझिए कि ऑप्शन बहुत है स्टारलिंक के पास, लेकिन उनको वही रेगुलेशन से संभाल के रहना होगा, और सैटेलाइट को बोटलनेक नहीं होने देना है। सैटेलाइट अगर चोक पॉइंट बन गया फिर से वही हो जाएगा कि भैया स्टारलिंक आया तो सपना दिखा कि अनलिमिटेड इंटरनेट का, लेकिन अनलिमिटेड दे नहीं पाए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्टारलिंक का अपडेट के बारे में कि अभी कहाँ पहुंचा स्टारलिंक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ देखने को मिला, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट करें, कि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट पढ़ने की तो कोशिश करता ही हूँ। तो आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।